इन दिस वीडियो हम समझेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। सेक्शन 7 से इट स्टार्ट्स। साथ ही में मैं कंपटीशन एक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं पहले हम वो कवर करेंगे, फिर बाद में जो मिसलेनी सेक्शन या लाइट सेक्शंस रह जाते हैं उनकी हम सफिशिएंट बेयर रीडिंग करके ख़त्म करेंगे। तो दिस इज़ द थर्ड वीडियो। हम कॉम्बिनेशंस वाला पार्ट है वो मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगा। तो पहले हम पढ़ते हैं कंपटीशन ऑफ इंडिया। ये काफ़ी फैक्चुअल सेक्शंस हैं, इसलिए मैं पहले इसको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कॉन्फिडेंस आए कि हाँ एक सब्सटेंशियल पार्ट हम कवर कर पा रहे हैं। तो सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन। इसमें एक बार बस कंसंट्रेशन से रीडिंग करनी है अच्छे से, और कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको रिटेन करना है। देखिए, हमने पढ़ा है कि कंपटीशन कमीशन होता है, जो भी कंपटीशन एक्ट के अंदर जो भी अथॉरिटी है वो कंपटीशन कमीशन है, जिसको इस्टेब्लिश करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। और with the effect from such date central government may by notification appoint there shall be established a commission to be called as CCI। ठीक है, ये इंक्वायरी करती है, ये ऑर्डर पास करती है। हमने देखा था लास्ट वीडियोस में सेक्शन 1927। ठीक है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट बोले तो यहाँ पे मेंशन है अपना 14 अक्टूबर 2003। 14 अक्टूबर 2003 से इसमें डेट है ये। ठीक है, इतनी ज़रूरत है नहीं इसको ये याद करने की। साथ में सेकंड हम जाते हैं सेक्शन 7 के सब सेक्शन 2 में। कमीशन शैल बी बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, इट कैन एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल एंड टू कॉन्ट्रैक्ट by the said name और can be sued और can not be sued। सिंपल इसमें चीज़ है कि जो कमीशन है उसको बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा दिया गया है, यानी कि उसकी भी परपेचुअल एक फिक्शनल आइडेंटिटी है और इट विल सक्सीड फ्रॉम वन टू अदर, और मतलब इट हैज़ ए परपेचुअल सक्सेशन, डिसॉल्व नहीं होने वाली, और कॉमन सील कॉन्ट्रैक्ट मैटर कर सकती है जस्ट से। ठीक है, बस ये जानना है। हेड ऑफिस सच प्लेस फ़िलहाल न्यू दिल्ली में है इसका हेड ऑफिस। देखिए स्टार बन रहा है यहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। और कमीशन में इस्टेब्लिश ऑफिस एट अदर प्लेस इन इंडिया। ठीक है, बस यही है सेक्शन में। सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये अपना बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह परपेचुअल सक्सेशन होती है, और हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। दूसरा कंपोजिशन, कौन कौन इसमें मेंबर्स, चेयरपर्सन, गवर्निंग बॉडी कौन है। Commission shall consist of a chairperson, not less than 2, not more than 6। chairperson प्लस 2 से मिनिमम 2 मैक्स 6 जने उनको मेंबर्स बोला जाएगा, और जो एक व्यक्ति है चेयरपर्सन उनको बोला जाएगा। फ़िलहाल मैं अगर आप कंपटीशन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो मिस रवनीत कौर जी हैं जो इस वक्त चेयरपर्सन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये लिस्ट आप चेक करते रहिए, ये सब चेंज होती रहती है। प्रेजेंट का बता रहा हूँ मैं आज का। देखिए चेयरपर्सन एंड और उसमें 2 से 6 मेंबर्स होने चाहिए। फ़िलहाल इसमें मेंबर्स अपने हैं मिस्टर अनिल अग्रवाल जी 1, मिस श्वेता कक्कड़ 2, मिस्टर दीपक अनुराग 3। फ़िलहाल हमारे पास 1 चेयरपर्सन प्लस 3 मेंबर्स हैं। ये आप कंपटीशन कमीशन की साइट पे जाके देख सकते हो। ठीक है, 2 और 6 मैक्सिमम होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। चेयरपर्सन एंड एवरी अदर मेंबर शैल बी पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग एंड हु हैज़ स्पेशल नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट 15। ये अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए आपको ट्रेड में, इकोनॉमिक ऑब्वियसली, क्योंकि जो अपना स्टैट्यूट है ये इकोनॉमिक्स से डील करता है, ट्रेड से डील करता है, तो सब कॉमर्स वाले आइडिया होना चाहिए आपको। ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, पब्लिक अफेयर्स, कंपटीशन मैटर्स इंक्लूडिंग कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में बी यूजफुल टू द कमीशन। ये वो सब होल टाइम मेंबर्स होंगे। ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं होंगे, होल टाइम मेंबर्स होंगे। 7 हो गया, 8 हो गया, अपना सेक्शन 9 है
इनका हमने पढ़ ली बॉडी में होता कौन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और सिलेक्शन कैसे होगा इनको सिलेक्शन कौन करेगा, इनका कोई एग्ज़ाम होगा इसके लिए, कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है या क्या तरीका है। चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड, ये अपॉइंट होते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। नॉमिनेट अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है, नॉमिनेट, सेलेक्टेड, अपॉइंटेड, तो यहाँ पे अपॉइंटेड वर्ड है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर आता है तो अपॉइंटेड वर्ड यूज है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फ्रॉम अ पैनल ऑफ नेम्स रिकमेंडेड बाय सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। अपॉइंट कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंट कैसे करती है? मैंने कोई एग्ज़ाम तो होता नहीं है उसका भाई, सिलेक्शन कमेटी होती है, कमेटी डिसाइड एक बनती है, वो नाम रिकमेंड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर फाइनल उस पर ठप्पा लगाते हैं, अपना स्टैंप लगा वो कि जी ये अब मेंबर्स हैं, ये चेयरपर्सन है। पैनल में कौन कौन होता है भाई? काफ़ी बड़ी बड़ी पोजीशन है इसमें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या उनके नॉमिनी, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद या जिसको नॉमिनी बना के कहते हैं कि आप मेरी जगह अपॉइंट कर लीजिए, मेरी जगह आप इसमें सिलेक्शन कमेटी में बैठिए। इनको ये उस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। सेक्रेटरी होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ देखिए कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट तो है क्योंकि ये एक्ट ही ऐसा है, वो मेंबर होगा सेक्रेटरी का। जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होगा वो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, क्योंकि कानून की बात है तो लॉ मिनिस्ट्री भी आ गई, उसका सेक्रेटरी। 2 एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे ऑफ रेप्यूट हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ सेम प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, मैनेजमेंट, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, पब्लिक अफेयर्स। और दैट्स टर्म ऑफ सिलेक्शन कमेटी एंड द मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ पैनल ऑफ नेम शैल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। जो भी रूल्स वगैरह बनेंगे इससे रिलेटेड उसके हिसाब से चलेगा। अब जो हमने जाना प्रीलिम्स वगैरह के लिए जो फैक्चुअल चीज़ें हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, सिलेक्शन कमेटी होगी एक, उसमें कौन कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके नॉमिनी होंगे। क्या कमेटी के क्या होंगे? ये चेयरपर्सन होंगे और 2 मेंबर होंगे, मेंबर 1 और मेंबर 2। एक मेंबर जो होगा वो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होगा और मेंबर 2 जो होगा वो लॉ मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेक्रेटरी और लॉ मिनिस्ट्री सेक्रेटरी, और साथ में 2 एक्सपर्ट्स मेंबर होंगे, ठीक है। 2 एक्सपर्ट ऑफ रेप्यूट, तो कितने जने हो गए? 2, 3, 4, 5 जने होंगे इन सिलेक्शन कमेटी। पाँच लोग, ध्यान रखना इसको, पंच परमेश्वर। तो काफ़ी बड़े लोग हैं ये भाई, तो इसलिए मैंने बोला पंच परमेश्वर। टर्म ऑफ सिलेक्शन कमेटी तो हमने देख लिया। टर्म ऑफ ऑफिस क्या हुआ चेयरपर्सन अदर मेंबर्स का, भाई ये भी देखना है। चेयरपर्सन जो है CCI के, एंड एवरी अदर मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर 5 years, जिस दिन से वो एंटर हुए ऑफिस में, एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर 5 years। चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स शुड नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर ही हैज अटेन्ड एज ऑफ 65 year, रिटायरमेंट एज 65 years। वैकेंसी कॉस्ट बाय रेजिग्नेशन और रिमूवल, इस्तीफ़ा देने से और उनको रिमूव कर देंगे आप चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर अंडर दिस सेक्शन 11 और बाय डेथ शैल बी फिल्ड बाय फ्रेश अपॉइंटमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ 9, ठीक है। वही सिंपल लगी, खाली वही सीट तो फ्रेश अपॉइंटमेंट करो उसका, ठीक है। चेयरपर्सन एंड एवरी अदर मेंबर शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब टू ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ सीक्रेसी मैनर में बी प्रिस्क्राइब, सीक्रेसी की ओथ की, ताकि पद की गरिमा बनी रहे। इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ, वैकेंसी हो गई भाई, सपोज करो डेथ हो गया, रेजिग्नेशन हो गया चेयरपर्सन का, तो क्या होगा? नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर शैल एक्ट एज चेयरपर्सन अंटिल डेट ऑन विच न्यू चेयरपर्सन अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू फिल सच वैकेंसी, ठीक है। जो नेक्स्ट सीनियर व्यक्ति होगा उसको चेयरमैन की पोस्ट पर बिठा दिया जाएगा टेंटेटिव पीरियड के लिए, अंटिल द न्यू वन इज अपॉइंटेड, ठीक है भाई। When the chairperson is unable to discharge his functions, illness or any other, the senior most member shall discharge function, वही सेम बात, सीनियर मोस्ट पर्सन आएगा। अगर चेयरपर्सन अपनी ड्यूटीज़ को
डिस्चार्ज नहीं करवा रहा। अब रेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं, रिमूवल की बात कर लेते हैं, सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। चेयरपर्सन या अदर मेंबर भाई नोटिस देना पड़ेगा। होता है ना नॉर्मल भी, अभी आप कहीं प्राइवेट में भी किसी कंपनी में जॉब भी करते हैं, नोटिस पीरियड होता है आगे, वही देना पड़ता है आपको, नोटिस देना पड़ेगा। किसको? अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रेजिग्नेशन भी किसको देना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल अनलेस ही इज परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिक्लिक्विश हिज ऑफिस सूनर continue to hold until the expiry of 3 months from the date of receipt of such notice, until a person duly appointed as his successor enter upon his office, or until the expiry of term of office which is the earliest। देखिए बस ये ध्यान रखना है इसमें कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है नहीं अभी रुक जाओ, आप अभी मत रिजाइन करो, तो 3 मंथ तक आप रिसिप्ट, नोटिस की रिसिप्ट 3 मंथ तक आप उस पर कंटिन्यू करोगे पोस्ट पे, until the new successor comes। Notwithstanding anything, the central government में by order remove the chairperson member। अब देखो रिमूव कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ परिस्थितियों में, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है, मेंबर या चेयरपर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, दिवालिया हो गया है, ये हर कोई भी एक्ट पढ़ेंगे आप, कोई भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पढ़ेंगे रिमूवल, सब में आपको यही सिमिलर या एक दो एक्स्ट्रा ही मिलेगी, यही कंडीशंस मिलेंगी आपको। हैज़ एंगेज्ड कोई एम्प्लॉयमेंट वाइल ही सर्विंग इन ऑफिस, उसने कोई और भी एम्प्लॉयमेंट में एंटर कर लिया है, ये सब इसलिए है ताकि पद की गरिमा बची रहे, डिग्निटी ऑफ ऑफिस हैज़ टू बी मेंटेन्ड, दैट्स व्हाई दीज आर द कंडीशंस। कन्विक्ट हो चुका है ऑफेंस विच इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है, फॉर एग्जांपल वुमेन डिग्निटी रिलेटेड ऑफेंस है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, कुछ भी। हैज़ एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट इन विच इज़ लाइकली टू प्रिजुडिशली हिज फंक्शंस एज अ मेंबर, ठीक है, वही बात। डिग्निटी ऑफ द ऑफिस, इंटीग्रिटी, हैज़ सो अब्यूज हिज पोजीशन टू रेंडर हिज कंटिन्यूएंस प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ मेंबर, ठीक है भाई। अभी एक चीज़ और है, वही प्रीलिम्स पर्पस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2, कि ये रहा सबसेक्शन 2, इसमें ठीक है नो मेंबर, इसमें कुछ भी लिखा हो सबसेक्शन 2 के अंदर, स्टिल नो मेंबर शैल बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन डी और ई। डी, ये डी है, ये ई है। Unless Supreme Court on the reference being made to it on by central government held it in accordance with such procedure as Supreme Court ordered the member ought to on such ground to remove। देखिए जब भी डी और ई है फाइनेंशियल गेन आ गया कोई या अब्यूज पोजीशन रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट, तो सुप्रीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको रेफरेंस देना है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी बिठाएगी इसमें, और सुप्रीम कोर्ट फाइंड करेगी कि हाँ कि सुप्रीम कोर्ट विल फाइंड थ्रू द इंक्वायरी कि क्या उसने सच में ऐसा एक्ट जो लिखा गया है डी और ई के अंदर ऐसा किया है नहीं किया है। तो ध्यान रखना एक डी और ई क्लॉज पे ही प्रभाव में आएगा ये वाला, दिस विल ओनली अप्लाई अपॉन डी और ई। क्योंकि देखिए कन्विक्शन वाले केस में तो आपको कोर्ट का आपको जजमेंट और कन्विक्शन एक्विटल सामने है ही, एम्प्लॉयमेंट में आपके पास प्रूफ ऑलरेडी है ही, इनकेपेबल में आप मेडिकल रिपोर्ट आपकी सब चीज़ मेडिकली आगे सर्टेन कर सकते हैं, बचा डी और ई। तो फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट में के लिए आपके पास कोई प्रूफ है नहीं है, ये मेरा इन्फ्रेंस है, ये हैज़ सो अब्यूज हिज पोजीशन टू रेम्बर, क्योंकि दोनों सब्जेक्टिव चीज़ हैं थोड़ी सी यहाँ पे, इसलिए ताकि दोनों साइड के इंटरेस्ट बने रहें, कंपटीशन कमीशन के मेंबर्स के भी साथ में जनरल पब्लिक के भी, इसलिए यहाँ पे है कि नो मेंबर शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन क्लॉज डी or E unless the Supreme Court on the reference being made to the central government has on inquiry held it by the accordance with such procedure in behalf by the Supreme Court reported that the member ought on such grounds to be removed, ठीक है। ये है इसमें रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चेयरपर्सन वगैरह, चेयरपर्सन और कंपटीशन कमीशन के जो भी मेंबर से चेयरपर्सन है पद ग्रहण जिन्होंने किया है,
those from period of 2 years from date they are ceased to hold office, not accept any employment or advise as a consultant retainer in other capacity whatsoever or connect with the management or administration of any enterprises which has been party to proceeding before the commission, any person who appears or appeared before the commission under section 35। इसमें यह बताया गया है कि आपने यहाँ पे ऑफिस आपका ख़त्म हो गया, अपना आप नहीं है वहाँ पे, आप मेंबर या चेयरपर्सन नहीं रहे, तो आप 2 साल तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। किस चीज़ से रेस्ट्रिक्ट करेंगे? किसी को भी कंसल्ट करने में, कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जो आपके सामने प्रोसीडिंग्स जिस एंटरप्राइज से रिलेटेड आपने प्रोसीडिंग्स की थी जब आप अपने पद पे थे, उनसे आप कोई भी कंसल्टेशन, कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं उनके साथ में अटैच होंगे। ठीक है, यही है अपना कि आगे वेस्टेड इंटरेस्ट ना है कोई भी, और और जो मेंबर या चेयरपर्सन है वो भी अपने डिसीजन अनबायस्ड होकर दे सकें। ठीक है, इसलिए 2 साल का रेस्ट्रिक्शन, एक कूलिंग पीरियड दे दिया है। देखो फिर से पढ़ता हूँ, चेयरपर्सन या मेंबर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम विच दे सीज टू होल्ड ऑफिस, नॉट एक्सेप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट, नॉट डू एनी कंसल्टेंसी, नॉट बिकम एनी रिटेनर, connected with the management of any enterprises which has been party to proceeding before the commission under this act। ठीक है, और any person who appear or has been appeared before the commission, कोई भी जो भी व्यक्ति उनके सामने अपीयर हुआ था, एक वो, और साथ में वो एंटरप्राइजेस जो पार्टी रही है प्रोसीडिंग में, तो इन दोनों के लिए आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी कंसल्टेंसी वगैरह काम नहीं करेंगे। अब इसमें सेक्शन 35 का मेंशन है, मैं एक बार उसे भी पढ़ लेता हूँ। देखिए सेक्शन 35 बात करता है अपीयरेंस की, कौन कौन कमीशन के समक्ष में कौन कौन अपीयर हो सकता है, हु कैन अपीयर बिफोर द कमीशन। तो ये कुछ मेंबर्स हैं पार्टी में, इधर अपीयर इन पर्सन और अथराइज 1 मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, तो ये हम देखेंगे बाद में। बस इधर रखना अपीयरेंस से रिलेटेड है ये 35। तो वापस से 7 पे आता हूँ। रेस्ट्रिक्शन हो गया अपना, ये है अपना नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 35, अपीयरेंस वाला पढ़ा था ना अभी। चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर आफ्टर द रिटायरमेंट और अदरवाइज सीजिंग टू बी सर्विस फॉर एनी रीजन शैल नॉट रिप्रेजेंट फॉर एनी पर्सन और एंटरप्राइजेज बिफोर द कमीशन। ठीक है, ये तुमने पढ़ लिया कि खुद अटैच नहीं होंगे किसी से भी एम्प्लॉयमेंट या कंसल्टेंसी रिटेनर, साथ में किसी को रिप्रेजेंट भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें टाइम पीरियड नहीं मेंशन कर रखा, ये ध्यान रखना, टाइम पीरियड उसमें मेंशन कर रखा है 2 साल वाला। ये वैसे ही ये सिमिलर सेक्शन वैसे ही है कि आप व्हेन यू आर रिटायर्ड जज फ्रॉम ऑनरेबल हाई कोर्ट देन यू कैन ओनली अपीयर बिफोर द एपेक्स कोर्ट, नॉट इन एनी हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री, provided that nothing contained in this section shall apply to any employment under the central government or state government, local authority, statutory authority, corporation by established by central government या state government as defined in Companies Act। इसमें मतलब ये है कि आप हमने देखा कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति जो आपके सामने अपीयर हुआ है, जिसकी भी प्रोसीडिंग्स आपने संभाली हैं, आपने जिसकी प्रोसीडिंग्स में आपने जो आपके सामने प्रोसीडिंग्स चली हैं व्हेन यू वर अ मेंबर और व्हेन यू वर होल्डिंग द पोस्ट, तो उनके तो रेस्ट्रिक्शंस पढ़ ली हमने। लेकिन आप गवर्नमेंट की जॉब कोई भी ले सकते हो बाद में, गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहाँ पे कोई इंटरेस्ट या बायसनेस की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सब गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या हैं चेयरपर्सन की? सबसे अथॉरिटी मतलब सबसे बड़ी अथॉरिटी चेयरपर्सन की है। शैल हैव द पावर्स ऑफ जनरल सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। ठीक है, ऑब्वियस बात है चेयरपर्सन की होगी। चेयरपर्सन डेलीगेट कर सकता है अपनी पावर को। ठीक है, वो अपने नीचे अथॉरिटीज़ को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। डेलीगेट सच ऑफिस पावर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर वाली। ठीक है, प्रशासनिक जो भी संबंधित कार्य है, तो दैट चेयरपर्सन कैन डेलीगेट। सैलरी क्या होगी? सैलरी जो होगी चेयरपर्सन इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस, HRA, कन्वेंस विच एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, जो प्रिस्क्राइब करी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा वो होगी। और इट शैल नॉट बी, सैलरी अलाउंस जो भी होगी, इट शैल नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट।
मतलब ताकि उन पर कोई प्रभाव ना बना सके कमीशन के मेंबर्स पे वाइल दे आर इन सर्विस। तो सैलरी जो भी होगी ऐसी नहीं कि आप अपॉइंटमेंट के बाद लिख देंगे, आपके अपॉइंटमेंट के बाद आपको कोई सैलरी में इतनी कम कर देंगे, हम ये कर देंगे, सैलरी में हम डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी अब ऐसा दिस शैल नॉट बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट, बस यही है इसमें, ठीक है, समझने का। वैकेंसी क्या है? नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमीशन शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ वैकेंसी, डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट, इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर ऑफ कमीशन, नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ केस। इसका मतलब ये है कि सपोज करिए आज कमीशन में ये मेंबर्स हैं कमीशन के, और इन्होंने कुछ डिसीजन वगैरह दिया, अपना कोई ऑर्डर पास किया, और भाई 6 महीने बाद पता चलता है कि जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुई थी वो गलत तरीके से कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, और तो इससे जो आपने ऑर्डर पास किया वो इनवैलिडेट नहीं होगा, ठीक है। नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द कमीशन शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ वैकेंसी और डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेक्टिंग इन अपॉइंटमेंट और इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर अनलेस अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस। या कोई प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं किया, ये स्टेप फॉलो नहीं किया वाइल डूइंग द प्रोसीजर इन द, या इंक्वायरी प्रोसेस में आपने सपोज करो कमीशन ने इंक्वायरी में इतना टाइम में लेट कर दिया, डिले कर दिया, या कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि प्रोसीजर इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं उससे केस पे इतना प्रभाव नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर मेरिट्स पे फ़र्क पड़ रहा है तब फिर वो इनवैलिड कर सकते हैं हम, ठीक है, unless affecting the merit of the case. Appointment of Director General. The Commission may, with the approval of central government, appoint Director General for assisting the Commission in conducting inquiry and for performing other functions. ये consultation with sorry ये वर्ड है यहाँ पे प्रायर अप्रूवल, कंसल्टेशन वर्ड यूज नहीं है, प्रायर अप्रूवल है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कमीशन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का टीजी की पोस्ट है जो हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा कमीशन को, ठीक है, उसके लिए ये। नंबर ऑफ अदर जॉइंट डिप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर अदर ऑफिसर्स शैल बी सच एज मे प्रिस्क्राइब्ड। Every additional joint deputy assistant director discharge their functions subject to general control of DG। तो DG हो गए, उनके नीचे एडिशनल या जॉइंट डिप्यूटी असिस्टेंट, ये सब उनके सबऑर्डिनेट में आ जाएंगे। सैलरी अलाउंस कंडीशंस शैल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अगेन वही सेम चीज़, शैल बी वही सेम अगेन शैल बी कौन अपॉइंट होंगे? जो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, आउटस्टैंडिंग एबिलिटी, एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिगेशन, नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल्स एंड अदर ऑफिसर्स। द कमीशन में अपॉइंट सेक्रेटरी नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस, अगेन डीजी हो गए, एक सेक्रेटरी, सब वही है ताकि इनका आसानी से अपने फंक्शन को डिस्चार्ज कर सकें। सबकी हेल्प चाहिए होता नहीं, इतना बड़ा काम है, ऑफिस में एम्प्लॉयज़ तो चाहिए अपने। सैलरीज एंड अलाउंस पेबल टू एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस सेक्रेटरी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कमीशन में एंगेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस। Such number of expert and professionals of integrity, outstanding ability who have a special knowledge of experience in वही same चीज़ economics, law, business, discipline as it deemed necessary to assist the commission. That's it. तो एक बार इम्पोर्टेंट क्या, बस एक बार इसको रीडिंग कर लीजिएगा 7 से लेके सेक्शन 17 तक 10 सेक्शंस हैं। तो बस ये जो उसमें बीच में जो अपॉइंटमेंट्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, यही सब को थ्रू करना है, यही सब आपको याद रखना है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें तो बस रीडिंग ही करनी थी अपने को, और जो फैक्चुअल चीज़ें थी वो समझनी थी। ओके, दैट्स इट।